लगता है दिल्ली में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बिकेंगी। इसकी शुरुआत तो अब हो गई है। आप इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदेंगे तो आपको 30,000 रुपये तक की छूट दी जाएगी। अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे तो रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्ज सबसे छुटकारा मिल जाएगा। पुरानी कार देंगे तो 1 लाख रुपये ऊपर से मिलेगा। पुरानी बाइक देंगे तो 10,000 रुपये तक ऊपर से मिलेगा। लेकिन सिर्फ इंसेंटिव देकर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए लुभाया नहीं जा रहा है, बल्कि एक समय के बाद दिल्ली में पेट्रोल डीजल गाड़ियों अगले 1 साल यानी 1 जनवरी से सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो का रजिस्ट्रेशन होगा। 1 अप्रैल 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन होगा। हालांकि कारों के लिए कोई ऐसी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन कोशिश ये है कि 2027 तक दिल्ली में जो भी गाड़ियां रजिस्टर्ड हों उनमें से 95%, 95% इलेक्ट्रिक हो। इस तरफ कदम बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जो 2 दिन बाद यानी 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। खास बात यह है कि दिल्ली सरकार की पुरानी ईवी पॉलिसी में जो भी चुनौतियां थीं उनको दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जिस इकोसिस्टम की कमी खल रही थी उसे दूर करने का भरसक प्रयास किया गया है। तो क्या माना जाए कि दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी बदलाव की गारंटी है या फिर इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल हो रहा हमारे साथ विशेष मेहमान द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के एमडी अमित भट्ट साहब हैं, जो कि ईवी पॉलिसी पे काफ़ी पैनी नज़र रखे हुए थे लगातार लंबे समय से। नेशनल हाईवे फॉर ईवी के डायरेक्टर अभिजीत सिन्हा साहब हैं। जीडीआई के फाउंडर अंकुर बंसल साहब हैं और ओवरड्राइव के एडिटर क्रांतिक संभव जी हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में क्रांति संभव जी आपसे ही करना चाहूँगा। तो इस ईवी पॉलिसी के ऐलान होने के बाद बहुत सारी इंसेंटिव दिया जा रहा है, बाइक खरीदना हो, कार खरीदना हो, तो क्या माना जाएगा? अब सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी के पीछे चला जाए, जो भी खरीदना है इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदें दिल्ली वाले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। यहाँ पे जो बदलाव या जो ऐलान हुए हैं उससे जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर या ओवरऑल इलेक्ट्रिफिकेशन में एक बहुत ही सकारात्मक इसमें पुश मिलेगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो पावर ट्रेन्स, फ्यूल ऑप्शन, ऑल्टरनेट एनर्जी, इन सभी को लेकर चर्चाएं बहुत चल रही हैं। ऐसे में जो कस्टमर्स हैं उन्हें एक पोस्ट लॉन्ग टर्म विजन के तहत एक गारंटी चाहिए कि अगर वो पैसे लगा रहे हैं तो वो पैसे जाया नहीं जाएंगे। और इस चक्कर में अगर गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आती है तो फिर कस्टमर्स को एक तरह से कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, यहाँ पर इस वाले कदम में वो इलेक्ट्रिक की तरफ जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा ये भी हमने देखा है कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर इसके ऊपर जिस तरह से सब्सिडी की बात है उससे जरूर कस्टमर्स को और इवन मैन्युफैक्चरर्स को बहुत फायदा होगा। बहुत फ़ायदा होगा। कस्टमर को कैसे फ़ायदा होगा और कस्टमर को क्या कोई चिंता करने की ज़रूरत है कि आगे चल के सवाल आपसे पूछूंगा। लेकिन अमित भट्ट साहब, मेरा सवाल ये है कि इससे पहले भी इलेक्ट्रिक पॉलिसी, ईवी पॉलिसी दिल्ली में 2020 से थी, को उस वक्त लक्ष्य रखा गया था कि 2025 तक हर चौथी गाड़ी ईवी होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत सफल हो नहीं पाया। लेकिन जो सारी चुनौतियां अलग अलग समय में एक्सपर्ट ने जताया, उन सारी चुनौतियों को दूर करने की कोशिश इस नई ईवी पॉलिसी में की गई है। आपको क्या लगता है ईवी इकोसिस्टम के लिए पॉलिसी कितनी कारगर होगी? देखिए, ग्लोबल एग्जांपल अगर आप देखें तो खाली सब्सिडी से इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रांजिशन कोई देश नहीं कर पाया है, हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक, हमारे पास सारा पैसा नहीं है कि हम सारी गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई कर सकें। दूसरी, हमको समझने की वाली बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इससे बहुत सारे और फायदे हैं, जैसे एयर पोल्यूशन। और आप देख रहे हैं दिल्ली में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम कितनी है, मतलब पूरे साल इनकी प्रॉब्लम होती है। तो सवाल ये है कि अगर हमको अपना एयर पोल्यूशन सुधारना है और अगर हमको टेक्नोलॉजिकली लीपफ्रॉग करना है ऑटोमोटिव सेक्टर में, तो हमको ट्रांजिशन करना पड़ेगा। अब सवाल है कि ट्रांजिशन कैसे हो? तो शुरू में आप इंसेंटिव देते हैं तो 2, 4, 5% में भी सेल्स नंबर आप ले लेंगे। बट अगर आपको 25, 30, 50, 60% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है तो हमको एक तो इंटरनल कंबस्शन इंजन को फेज आउट करना पड़ेगा, और ये बहुत सारे कंट्रीज ऑलरेडी कर रहे हैं। और दूसरा, हमको ओईएम्स को फोर्स करना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रिक बेचें, बिकॉज अगर आप देखें इलेक्ट्रिक अभी इट इज अ बायर्स प्रॉब्लम, मतलब ये ग्राहक को इलेक्ट्रिक खरीदना है, बट हमको ये शिफ्ट करना है ऑल्सो एन इशू ऑफ ओईएम्स, क्योंकि इसके फायदे सोसाइटी को हैं। तो सोसाइटी के फायदे के लिए अगर हम ओईएम्स को नज करें, उनको पुश करें, उनको इंसेंटिव्स दें, तो आई थिंक तो ट्रांजिशन जल्दी होगा। अदरवाइज तो हम ये 4-5%, 8%, 10% पे अटके रह जाएंगे।
तो ये जो आप कह रहे हैं, जो सिर्फ इंसेंटिव से काम नहीं चलेगा, इंसेंटिव के अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो ईवी को लेकर के एक लोगों को खरीदने के लिए कह सकते हैं कि माहौल बनता हुआ दिखे। अभिजीत सिन्हा साहब, ये नई ईवी पॉलिसी इस चुनौती को दूर करता हुआ दिख रहा है? थैंक यू। आपके दर्शकों को नमस्कार। ऐसा लगता है कि आउटले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंक्लूसिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जितने राज्यों ने ईवी की पॉलिसी बनाई है, दिल्ली की जो ईवी पॉलिसी बनी है उसमें काफी हद तक सबसे बेहतरीन पॉलिसीज में से एक है। इसकी पर पर्सन इनफिल जो कवरेज है या जो आउटले को अगर आप व्हीकल के नंबर के साथ कंपेयर करें या जितने लोग दिल्ली में गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से इसकी इंक्लूसिविटी भी अच्छी है। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर बाहर से जो गाड़ियां दिल्ली के अंदर आती हैं, उनसे दिल्ली की आबो हवा का क्या नुकसान पहुंचता है, उसके लिए इस पॉलिसी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या जो 4-5 हाईवे सोनीपत से, फरीदाबाद से, गाजियाबाद से, ग्रेटर नोएडा से और गुरुग्राम में घुसते हैं, उन हाईवे से ग्रैब फोर या कभी विकट स्थिति हो जाती है फॉग के महीनों में, दीपावली के बाद दिसंबर जनवरी तक रहती है। तो उस वक्त जब हम कोई कदम उठाने की कोशिश करते हैं या सरकार कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, तो क्या वो रिस्ट्रिक्शन कारगर हो पाती? अगर बाहर से आने वाली गाड़ियों की बात, उसकी कवरेज भी इस पॉलिसी में की जाती, तो शायद ये पॉलिसी थोड़ी और ज्यादा स्ट्रांग और इंक्लूसिव इम्पैक्ट लेकर के आती। जैसा अमित जी ने कहा कि पॉल्यूशन भी बड़ी बात है, सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन, फ्यूल कंजम्पशन अवॉइड करना ही दिल्ली की ईवी पॉलिसी का एकमात्र लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी है कि आप दिल्ली में रह रहे लोगों की जिंदगी, उनके साथ उनकी सांसें जो अटक जाती हैं 4 महीने के लिए, उसके ऊपर भी ध्यान दें। उस हिसाब से पॉलिसी मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए थी। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा इशू है यहाँ पे, और ये आपने सही कहा, चूँकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके तहत ये उन लोगों ने सर्वे किया तो पाया कि 85% इंफ्रा चार्जर जो है वो दिल्ली में काम ही नहीं कर रहे हैं। ये दरअसल ईवी पॉलिसी से पहले ये सर्वे किया गया था। तो ये कैसे काम करें, ये सुनिश्चित करना एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन जो मूल बातें आपने अभी उठाया कि पोल्यूशन को लेकर के, जब दिसंबर के महीने में इस पर चर्चा काफ़ी हो जाती है कि ऑड इवन करेंगे, एनसीआर की गाड़ियों को रोकेंगे, ज़्यादा पोल्यूशन वाली गाड़ियों को रोकेंगे, तो वो एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर होता है। जीडीआई के फाउंडर अंकुर बंसल साहब हमारे साथ हैं। बंसल साहब, हम लोगों ने अभी पिछले कुछ 2-3 दिन से लगातार ये तस्वीर भी देख रहे हैं, यूरोप की जो हालत हुई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। मैं यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, जहाँ पर यह कहा गया था वेहिकुलर पॉल्यूशन की वजह से 15 से 28% जो है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन इन्हीं से होता है। तो लॉन्ग टर्म में ना देखा जाए, शॉर्ट टर्म में ही देखें, तो ये पॉलिसी चरणों में चल करके आपको लगता है कि ये जो वाहनों से पोल्यूशन होता था उसको दूर करने में कुछ हद तक कामयाब हो पाएगी? नमस्कार लक्ष्मण जी एंड आपके दर्शकों को। तो अगर दिल्ली का हम देखें तो सबसे जो मेन रीजन है पोल्यूशन का, वो व्हीकुलर पोल्यूशन ही है। बाहर से जो पोल्यूशन आता है, एक बार उसको अगर अलग रखें तो लगभग 50% पोल्यूशन दिल्ली के अंदर व्हीकल पोल्यूशन का है। और उसके अंदर भी अगर हम देखें तो 2/3 पोल्यूशन जो व्हीकल से होता है वो टू व्हीलर्स की वजह से होता है। और ये पॉलिसी एकदम सही चीज एड्रेस कर रही है, जहाँ पे टू व्हीलर्स के ऊपर इंसेंटिव हैं, उसको फेज आउट करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में आई थिंक ये पॉलिसी का इंटेंट सही है। और पॉलिसी ने इस बार काफी इसको अलग तरह से देखा है। जो 2020 में पहली पॉलिसी आई थी ईवी, उसके ऊपर से बिल्ड किया है। उसके अंदर कुछ चीजें बड़ी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा था। अब दिल्ली के अंदर लगभग 12-12.5% जो व्हीकल हैं वो ईवी पे रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि हर लगभग 8-9 व्हीकल में से एक व्हीकल जो होता है ईवी का होता है। लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, स्क्रैपिंग पॉलिसी पे कुछ नहीं था, इंसेंटिव काफी कम थे। तो जो कि इस पॉलिसी के अंदर बजट बढ़ा के और एक होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी टारगेट बनाया है कि 30,000 इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट क्रिएट किए जाएंगे, और बाकी स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंदर इंसेंटिव दिए गए। तो प्रोसेस मतलब सही डायरेक्शन में है। 2-3 बिंदु हैं जो सरकार और देख सकती थी, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि ये सही स्टेप है। और होपफुली ये जैसे जैसे पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो सरकार उसको संज्ञान में लेगी, और उसके अंदर जो 2-3 इशू रह गए हैं अभी भी, बड़े बड़े इशू, वो भी मतलब आगे जाके उन चीजों को फैक्टर इन किया जाएगा। वो 2-3 इशू क्या आपके हिसाब से?
मेरे को एक चीज लगती है, जब इस तरह की पॉलिसी आती है तो इसके अंदर दो जो अगर देखें, दो जो जिनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, एक जो ऑटो व्हीकल वाले जो लोग हैं जो ऑलरेडी सीएनजी पे हैं, उनको भी ट्रांजिशन की बात की जाती है। अब वो उनको बड़ा दिक्कत होगी कि उनको जो पैसा मिल रहा है स्क्रैपिंग के अंदर वो इनफ नहीं, तो सरकार वहां पे कुछ सबवेंशन पेमेंट का या सब्सिडाइज इंटरेस्ट का कुछ वो ला सकती है, जिससे उनके लिए जो ट्रांजिशन है वो लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट ना हो। तो वहां पे क्रिएटिव फाइनेंसिंग की जा सकती है, जिससे मतलब उनका इंटरेस्ट रखा जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब जो ये हम हमेशा बात करते हैं ट्रांजिशन की, उसमें हमारे ऑटो रिक्शा वाले जो भाई हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा वो आता है, इम्पैक्ट आता है कि वो डीजल से पहले सीएनजी पे, सीएनजी के बाद अब इनके आएंगे, तो ट्रांजिशन वो थोड़ा सा उनको हिट करेगा मेरे को लगता है। और जो दिल्ली में या किसी अर्बन सिटी में जो आज वर्कर हैं जो डिलीवरी करते हैं, बाकी चीजें करते हैं, उनको भी किसी तरह से क्रेडिट के अंदर थोड़ा सा अवेलमेंट देनी चाहिए सरकार को, या बैंक्स के साथ मिलके कुछ प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, ताकि ये और ज्यादा अट्रैक्टिव बन सके। और काफी जगह इस तरह के मतलब सिर्फ व्हीकल में नहीं, काफी जगह गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली ट्राई किया है सबवेंशन इंटरेस्ट वाला जो एक इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि लगता है मेरे को करना चाहिए। और थोड़ा सा मेरे को लगता है मिसमैच है एस्पिरेशन में और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। जैसे दिल्ली के अंदर आज लगभग 8,000 इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट हैं, जिसके अंदर वो फंक्शनल सब नहीं है, और अगले साल तक गवर्नमेंट का टारगेट है लगभग 7,000 पॉइंट और बनाने का। लेकिन दिल्ली की जो रिक्वायरमेंट है लगभग 34 से 35,000 पॉइंट्स की है। तो उसके अंदर मेरे को लगता है जो कंज्यूमर होगा उसको थोड़ा एंग्जाइटी होगी, और जो इनिशियल एडॉप्शन होता है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बिकम अ बॉटलनेक इन इटसेल्फ। तो वो थोड़ा सा मिसमैच है सप्लाई और डिमांड का, और इंफ्रास्ट्रक्चर इज समथिंग कैन बी फिगर्ड आउट स्लाइटली डिफरेंटली। ये दो तीन चीजें लक्ष्मण जी मेरे को लगता है कि पॉलिसी शायद लेके जाके इसको कंसिडर करेगी, बट अदरवाइज पॉजिटिव। बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल बिल्कुल आपने सही कहा कि पॉलिसी की आलोचना करना मकसद ये है कि पॉलिसी की जो चुनौतियां हैं उसको बताना, ताकि सही ढंग से उसको लागू किया जा सके। क्रांति जी, मेरा सवाल ये था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हमारे बाकी सभी मेहमानों ने कहा, और मैंने कहा भी कि जो मैं रिपोर्ट भी देख रहा था कि 84% ईवी चार्जिंग तो काम ही नहीं कर रहे थे। इसके कई सारे एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर पर मैं देखा कि यूके का मॉडल है, वहाँ पर यह है कि सभी रैपिड चार्जरों को 99% अप टाइम रखना होगा, यानी अब 99% तक वहाँ पे बिजली की सप्लाई हो, काम करता हुआ सुनिश्चित करना पड़ेगा। यूके में, यूएस में ये 97% तक रहता है। हमारे यहाँ तो बिजली या तो आती नहीं है, बिजली रहती भी है तो वोल्टेज इतना कम होता है, गाड़ी चार्ज नहीं होती। तो ये एक बड़ी समस्या है। हालांकि इस नई ईवी पॉलिसी के तहत ये मैं देख रहा था कि टारगेट ये रखा गया है कि 34,000 यहाँ पे 32,000 चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, और करीब 8,000 करोड़ रुपए सिर्फ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों पर खर्च किया जाएगा। आपको लगता है कि चार्जिंग पॉइंट बनाना और उसको सही तरीके से मेंटेन कर पाना संभव हो पाएगा अभी के हालात में? जी, सबसे बड़ी अगर मैं कहूँ चिंता आम कस्टमर्स की अगर मैं बात करूँ, पॉलिसीज की बात छोड़ दें, जो एनवायरनमेंट की बात है वो अगर छोड़ दें, केवल अगर मैं कस्टमर के फोकस से अगर बात करूं, तो एक बहुत बड़ी चिंता उनकी होती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो वो ले लेंगे, लेकिन चार्जिंग का क्या होगा। अगर शहर के अंदर की हम बात करें तो जैसे मैं मल्टी स्टोरी में रहता हूं, तो वहां पे मेरे लिए चार्जिंग जरूरी, मेरे कॉलोनी में अगर पुरानी कॉलोनी बनी हुई है तो वहां पर जरूरी नहीं कि वो चार्जिंग पॉइंट हो, और जो चार्जिंग पॉइंट हो भी वो फास्ट हो या ना हो, वो एक चैलेंज रहता है। वहीं अगर शहर से बाहर आप, क्योंकि असली जो मुद्दा है, क्योंकि अगर मुझसे भी अगर जो भी कोई पूछते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, मैं कहता हूं कि अगर आप प्राइमरी तौर पर शहर में ही गाड़ी चला रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर, और बशर्ते आपके घर के पास या घर में चार्जिंग की सुविधा हो। क्यों? क्योंकि हम जितना सोचते हैं उससे कम आमतौर पर ड्राइव करते हैं। साल में हम सोचते हैं कि हम 4 बार छुट्टी पे जाएंगे, एक बार भी नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस नहीं करते हैं, लेकिन लोग गाड़ी उसी हिसाब से खरीदना चाहते हैं। ये जो एक बहुत बड़ा बैरियर है, जब हम हाईवेज के ऊपर जाते हैं, अगर वो हमें रिलायबल तरीके से चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं तो फिर कस्टमर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं, गुरेज नहीं है। एक जो मुद्दा है जो मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं कहना चाहूंगा सभी स्टेक होल्डर से, कि सभी कस्टमर्स जो ईवी इंथुजियास्ट भी हैं, मुझे भी ईवी चलाने में काफी मजा आता है, ऐसा नहीं कि मैं खरीद लूंगा, लेकिन बहुत सारे जो हमारे जानकार हैं जो ईवी खरीदते हैं और एक बहुत ही रैशनल सेंसिबल डिसीजन के तहत खरीदते हैं,
उनके लिए एक प्रैक्टिकल मुद्दा एक और होता है, अदर देन मेंटेनेंस ऑफ चार्जिंग पॉइंट, इज कि हर स्टेट में आप जाएंगे तो अलग अलग आपको पास चार्जिंग ऑपरेटर्स उनके ऐप में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आमतौर पर यही मैंने देखा है, और बहुत से जो इंथुजियास्ट हैं वो इससे जिसे कहते हैं हतोत्साहित होते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो चार्जिंग स्टेशन है उसके मेंटेनेंस को लेकर रियल टाइम डेटा कस्टमर्स को मिलता रहे। कुछ एक ऐप्स हैं जो बहुत ही सटीक जानकारी देते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड जानकारी मिलनी चाहिए जिससे कि कस्टमर्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस आए। जब वो कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर वो अपने यात्रा को प्लान भी उसी तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए हाईवे के ऊपर आप निकल कर जा रहे हैं, वहां अचानक आपको हाईवे छोड़ के नीचे गांव के अंदर जाके बिजली चार्ज करना पड़ेगा, न सिर्फ आपको देरी होगी बल्कि कई बार बहुत से ड्राइवर्स या कम्यूटर्स को वो असुरक्षा की भावना भी दे सकता है। तो इस तरह की चीजों में हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को केवल अवेलेबिलिटी और चार्जिंग पॉइंट से अलग या ऊपर जाके उसके मेंटेनेंस और उसके डे टू डे रनिंग के ऊपर सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको काम करना चाहिए, जिससे ईवीज को बहुत बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, आपने काफ़ी वैलिड पॉइंट बताया यहाँ पे कि जो लोग खरीदते हैं ईवी, वो भले ही दिल्ली शहर में, दिल्ली एनसीआर में चला रहे हो, लेकिन खरीदते वक्त मन में ये होता है गर्मी छुट्टी में वहाँ पे जाएंगे, लॉन्ग वीकेंड में यहाँ पे जाएंगे, कुछ लोग अपने नेटिव प्लेस जा रहे होंगे, तब वहाँ पे कैसे करेंगे, हाईवे पे चार्जिंग पॉइंट कहाँ से मिलेगा। हालांकि कुछ हद तक हाईवे पे कहीं कहीं मैं अब देखने लगा हूँ कि बड़े बड़े ढाबे या ऐसे किसी जगहों पे चार्जिंग पॉइंट बनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत के मुकाबले काफ़ी कम है। अमित भट्ट साहब, इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? मान लिया दिल्ली सरकार ने तो अपना ईवी चार्जिंग के लिए कह दिया कि हम 32,000 चार्जिंग पॉइंट बनाएंगे, हम इस पर खर्च भी करेंगे, लेकिन दिल्ली वाले तो सिर्फ दिल्ली में रहते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल, और इसको समझने की थोड़ा सा हमको इस बात की जरूरत है कि चीजें काफी बदल गई। मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल मेरे पास है, मैं पिछले 4 साल से चला रहा हूँ, 1 लाख किलोमीटर से ऊपर चला चुका हूँ, 1200 किलोमीटर की ट्रिप कर चुका हूँ। 4 साल पहले जो सिचुएशन थी आज वो नहीं है। तो एक बात तो ये है। दूसरा, हमको ये समझना है कि अनलाइक पेट्रोल, डीजल या सीएनजी व्हीकल, जब आपको हर बार पेट्रोल पंप या डीजल या सीएनजी स्टेशन जाना पड़ता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आपको हर बार पब्लिक चार्जिंग ले जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप अगर डेटा देखें, यूएस का डेटा देखें या इंडिया का भी डेटा देखें, 85 से 90% चार्जिंग घर पे होती है। तो सवाल ये है कि हम घर की चार्जिंग कैसे एनेबल करें, और इसमें हमको सबक लेना है उन देशों से जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या नए व्हीकल में 95-96% हो गई। जैसे नॉर्वे, तो नॉर्वे में आज 97% न्यू कार जो बिकती हैं वो इलेक्ट्रिक बिकती हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत सिंपल प्रोविजन लाया, और जो आई थिंक दिल्ली ईवी पॉलिसी को बहुत खास तौर पे सोचना चाहिए, इज द राइट टू चार्ज। तो राइट टू चार्ज ये कहता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपका आरडब्ल्यू, आपकी हाउसिंग सोसाइटी आपको एनओसी देने से मना नहीं कर सकती है। मैं खुद पिछले 4 साल से अपनी सोसाइटी से स्ट्रगल कर रहा हूँ कि अपने पार्किंग में चार्जिंग लगवा लूं, बट वो एनओसी नहीं मिल रही है, बिकॉज उनका कहना है कि ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको अलाउ करें। तो आई थिंक राइट टू चार्ज हमको लाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को चार्ज करना है, और अपने ऑफिस में या अपने घर पे आपको एक 15 एम्पियर का प्लग ले लीजिए, 3.5 किलोवाट चार्जर या 7.2 किलोवाट चार्जर, एसी चार्जर, आपकी प्रॉब्लम 95-96% सॉल्व हो गई। सवाल है कि जो 1-2 ट्रिप मैं करूंगा, चाहे वो चंडीगढ़ जाना है, जयपुर जाना है, अगर आप देखें तो बहुत सारे पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वहां यूटिलाइजेशन 3%, 4%, 5% का है। वो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि अब डिमांड नहीं है। सो इट्स अ चिकन एंड एग स्टोरी। तो जब डिमांड बढ़ेगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, और जब आप मैन्युफैक्चरर्स को मैंडेट करेंगे सेल करने के लिए, तो वो भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, बिकॉज उनकी भी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करना। और ये हमने देखा है ग्लोबली, जब ओईएम्स को आप मैंडेट करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है।